जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स होगा। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जो फार्मूले होते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें फिर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसके जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है बेसिकली जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, यानी जो 2023 और 24 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे बात करेंगे जो इस चैप्टर का नाम है, दरअसल उसका मतलब क्या है पहले उसको समझेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर समझिए पृष्ठीय क्या होता है। तो पृष्ठीय का मतलब होता है पृष्ठ यानी सतह, और क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई सतह है, ठीक है, तो इस सतह का जितना एरिया हम पेंटिंग कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जितने एरिया इसको हम टच कर सकते हैं या जितनी जगह इसको हम टच कर सकते हैं, वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि कोई अगर सतह है, उसकी सतह को हम जितनी जगह तक पेंटिंग कर सकते हैं या फिर जितनी जगह तक हम अपने हाथों से उसको स्पर्श कर सकते हैं, वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल और आयतन दोनों का अर्थ होता है बेसिकली जगह। अब यहाँ पे समझिए आयतन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, सपोज दैट ये आपके पास एक बर्तन है और ये बर्तन है कुछ बेलन के आकार का, इस तरह का है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए इस बर्तन में आप पानी भरना चाहें, तो ये पानी जितनी जगह तक इसमें आएगा, पानी इसमें जितनी जगह तक आएगा, दरअसल वही जगह आपकी क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। तो उम्मीद करूँगा क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु है उसकी सतह को जितनी जगह तक आप उसको टच कर सकते हैं या फिर पेंटिंग करवा सकते हैं, उसी जगह को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। और अगर कोई बर्तन है उसमें अगर पानी भरा जाए, कुछ भी लिक्विड टाइप का भरा जाए, तो जितना उसमें पानी या लिक्विड को जो भी भरेंगे आप, जितनी जगह तक आएगा वही उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है। आपको बता दूं कि जितने भी ठेकेदारी के काम होते हैं, जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो भी वर्क करते हैं, दरअसल वो जो भी जोड़ गांठ करते हैं, वो सारा इसी चैप्टर के माध्यम से करते हैं। जैसे आपको एक मैं मोटा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर बनता है तो बालू ट्रक से लद के आती है, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि कितने फीट बालू है। तो लोग बोलते हैं कि 600 घन फीट बालू है, या फिर 500 घन फीट बालू है, 100 घन फीट बालू है। तो इस तरह के शब्द वो लोग यूज करते हैं। तो वो कैसे पता करते हैं कि इसमें कितना फिट है। तो दरअसल जब ट्रक आती है तो बालू जो लदी रहती है, जैसे आप मान लीजिए ट्रक में कुछ इस तरह का बालू लदा है, या आपका कुछ इस शक्ल का ट्रक है, ठीक है। ट्रक जो होता है दरअसल वो घनाभ की तरह होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए यहाँ इतनी हाइट, इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई तक उसमें क्या भरा है, बालू भरा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस जहाँ तक बालू भरा है उसकी लंबाई को मेज़रमेंट कर लेते हैं और इसकी चौड़ाई को मेज़रमेंट कर लेते हैं, और कितनी हाइट तक, या कह सकते हैं कितनी गहराई तक उसमें बालू भरी है उसको मेज़रमेंट कर लेते हैं। फिर बाद में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लंबाई नापा तो पता चला कि 22 फीट लंबा है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो मान लेते हैं चौड़ाई में 6 फीट क्या है, चौड़ा है। और गहराई की बात करें तो मान लेते हैं 4 फीट क्या है, गहरा है। तो सीधा सीधा हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो फाइनली ये आता है 528 घन फीट। घन फीट का मतलब फीट के घाते 3। मान लीजिए इसमें फीट में नापा गया है, तो इसका मतलब है कि इस ट्रक में 528 फीट बालू क्या है, लदी हुई है, घन फीट बालू लदी हुई है। तो देखिए इस चीज़ चैप्टर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकाल पा रहे हैं। या फिर आप आजकल देखते हैं जैसे ठेकेदारी में क्या होता है कि जैसे ठेका होता है तो उसमें कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई दीवार बनवाना है हमको, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर आप इतना मतलब दीवार आप बनाएंगे तो कितना रुपया लेंगे। तो जो ठेकेदार वगैरह लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम दीवार 1 मीटर क्यूब बनाते हैं, 1 मीटर क्यूब, या फिर कह सकते हैं चलिए 1 ही मीटर क्यूब की बात कर लेते हैं, या फिर एक फीट क्यूब की बात करें, या 1 घन फीट की बात करें। 1 घन फीट का मतलब होता है कि 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा। उन्होंने कहा कि अगर हम इतनी हाइट की दीवार बना रहे हैं तो हम आपसे मान लीजिए 20 रुपया लेंगे,
कितने रुपये लेंगे? 20। यानी 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊँचे अगर दीवार बना रहे हैं तो 20 रुपये आपसे लेंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि हमें मान लीजिए 100 फीट लंबी दीवार, और मान लीजिए चौड़ाई की बात करें तो चलिए मान लेते हैं 2 फीट चौड़ा, और अगर ऊंचाई की बात करें तो 10 फीट ऊंचे की बात कर लेते हैं। तो हम ये पूछें कि कितना रुपया लगेगा, तो सीधा सीधा देखिए 1 घन फीट का 20 रुपया है, तो सीधा सीधा हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हमको 100 फीट लंबा और क्या नाम से 2 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा दीवार बनवाना है, तो उसका रुपया जो हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 दहम्मा 1000, 1000 दुनिया 2000, तो सीधा सीधा वो कितना रुपया लेगा? 2000 रुपया लेगा। ठीक है, अब वो कितना लेते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन बस एक मैं आपको मोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ कि दरअसल इस चैप्टर का महत्व क्या है। तो आपको बता दूँ, इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो बहुत ईजिली तरीके से आप हर सारी चीज़ों को क्लियर समझ पाएंगे और हर चीज़ों को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ रही होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए दरअसल इस चैप्टर में हम बात करें तो हम कुछ निम्न आकृतियों को डिस्कस करते हैं इसमें, उनके मतलब क्षेत्रफल की बात करते हैं, उनके आयतन की बात करते हैं। तो आइए हम पहले उन आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 तरह की आकृतियों को लिखे हैं, एक 2D और एक 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 3D माने 3 डायमेंशन। 2D का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, और 3D का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई साथ ही साथ उसके पास ऊंचाई भी हो, तो वो 3D में आते हैं। तो जैसे अगर बात करें 2D में कौन कौन आता है, तो इसमें जैसे आपको सबसे पहला नंबर तो चतुर्भुज आता है और त्रिभुज आता है और वृत्त आता है। तो चतुर्भुज में ही आपका वर्ग होता है और आयत आता है, फिर ये त्रिभुज होता है और उसके बाद ये वृत्त होता है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो 2D में आते हैं। अगर बात करें 3D की, तो 3D में आपका जैसे सबसे पहला नंबर गोला आता है, फिर बेलन आता है, फिर शंकु होता है, ये घन होता है, घनाभ होता है, और अर्धगोला होता है और छिन्नक होता है। देखिए जो छिन्नक होता है ये आपके इस बार मतलब चैप्टर से कट चुका है, ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गोला जो होता है, गोला जैसे आपकी गेंद होती है वो गोला में होती है। ठीक है, बेलन की बात करें तो जो पाइप आपके होती है, पाइप वगैरह, वो बेलन के आकार की होती हैं। शंकु की बात करें तो जो आपके कह सकते हैं जो गुंबज होते हैं मंदिर के ऊपर, या फिर मंदिर के ऊपर जो बने होते हैं ना गुंबज थोड़ा सा, वो, या फिर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं जो बच्चों की बर्थडे की जो टोपी होती है वो एक शंकु की तरह होती है। और अगर बात करें घन, तो घन में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं लूडो जो होता है, पासा जिसको आप कहते हो, वो घन के आकार का होता है। और अगर बात करें एक आपने क्यूब पढ़ा होगा जिसमें कई कलर होते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे नचा के मैच कराते हैं, तो उसका भी नाम वो भी घन की तरह होता है, इसलिए उसका नाम क्यूब है। ठीक है, क्योंकि घन को अंग्रेजी में क्यूब ही कहते हैं। अगला नंबर समझते हैं घनाभ क्या होता है। तो घनाभ में जैसे आप कई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सामान्यतः जो हम लोग अपने घरों के कमरे बनवाते हैं वो घनाभ की तरह ही होता है। बात करें माचिस की डिबिया जो होती है वो भी घनाभ की तरह होती है। ईंट जो होती है, ईंटें, वो भी घनाभ की तरह होती हैं। अगर बात करें अर्धगोला, तो अर्धगोला में जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कटोरा वगैरह, या फिर जो गेंद होती है अगर उसको आधे से काट दीजिए तो वो भी एक अर्धगोला की तरह होता है। और अगर बात करें छिन्नक की, तो छिन्नक में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका आता है बाल्टी। तो बाल्टी जो होती है ना, दरअसल वो छिन्नक के आकार की होती है। अगर बात करें इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो शंकु होता है, शंकु को जब ऐसे मतलब इसके आधार से समांतर यानी सीध में से जब कट करते हैं ऐसे, तो इससे जो नई संरचना में प्राप्त होती है उसी नई संरचना का नाम है दरअसल छिन्नक। तो दरअसल इस बार चैप्टर से कट चुका है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम बात करें अब इनके फार्मूलों की, तो इनका जो फार्मूला है आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो इसमें कहने का मतलब जितने भी यहाँ पे आकृतियाँ 3D वाली रखी गई हैं, इन सारी आकृतियों का जो फार्मूला है वो आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो जैसे इसमें आपको इसमें कुछ, जैसे हम बात करें घन की, तो घन में देखिए बेसिकली 2-3 चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं। पहला नंबर घन का, इसमें एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है आयतन, और एक होता है घन का विकर्ण। उसी तरह घनाभ में भी होता है, इसका भी हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका आयतन होता है और इसका विकर्ण होता है। तो अगर हम बात करें इस घन यानी घनाभ, इन दोनों में अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि अगर इस घन को आप किसी डब्बे में, डब्बे नहीं, किसी रंग में अगर डुबो के आप निकालते हैं तो जितना हिस्सा इसका भीगेगा, दरअसल अगर आप पूरा बोर के निकालेंगे ना, तो इसका पूरा हिस्सा यानी ये वाला पूरा, इधर वाला पूरा हिस्सा,
ये पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा इसका जो हिस्सा है वो सारा क्या हो जाएगा, रंगित हो जाएगा, यानी उसमें रंग लग जाएगा। तो वो पूरा हिस्सा आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर हम बात करें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, तो ऊपर साइड और नीचे वाला, इस ऊपर और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, तो ये 4 साइड जो बचते हैं, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो ऊपर और नीचे का छोड़ दीजिए तो जो हिस्सा बचता है वो आपका कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन जानते हैं कि अगर आप पानी भरेंगे, जितनी जगह तक इसमें पानी भराएगा वो पूरी जगह इसकी आयतन होगी। उसी तरह आपका घनाभ में भी होता है, ऊपर ऊपर नीचे लेते हैं, पूरा लेते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय हो जाता है, ऊपर नीचे का छोड़ देते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय हो जाता है। और इसमें पानी भरेंगे, जितनी जगह तक पानी आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा घन और घनाभ में कुछ और चीज़ों को जानने का प्रयास करें, तो जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए घन है, ठीक है। तो घन में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 6 फलक होते हैं और छवो जो होते हैं वो वर्ग की तरह होते हैं। वर्ग की तरह का मतलब ये होता है कि उनकी लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप अगर घन की परिभाषा देना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 6 समान वर्गों से घिरी बंद संरचना को हम लोग घन कहते हैं। और घन में जो होता है ना, इसमें 8 कोने होते हैं। पहले नंबर इसमें 6 फलक होते हैं। एक फलक ये होता है, फिर ये सामने इसके इधर साइड, फिर ऊपर नीचे, फिर उधर पीछे साइड, ठीक है। तो इसमें 6 फलक होती हैं और इसमें 8 कोने होते हैं। कोने का मतलब ये आपका 1 कोना, 2 कोना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 कोने होते हैं। और इसमें 12 कोरे होती है। कोरे का मतलब ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, दरअसल यही आपकी क्या है, कोरे हैं, ठीक है। तो इसमें 12 कोरे होती हैं, ठीक एकदम सेम टू सेम। इसी तरह घनाभ में भी होता है। घनाभ में बस घन में और घनाभ में ये अंतर होता है कि आप अगर घनाभ की परिभाषा देना चाहें तो आप घन से ही दे सकते हैं। देखिए घन में क्या होता है, खासियत ये होती है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। जबकि अगर हम बात करें घनाभ में तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर घनाभ की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर ना हो, उसी घन को हम लोग एक नया नाम देने लगते हैं जिसको कहते हैं घनाभ। तो उम्मीद करूँगा घन और घनाभ में हमने बात किया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या होता है। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, विकर्ण की बात कर रहा हूँ। विकर्ण का मतलब जैसे सपोज दैट ये आपका एक घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है, ठीक है। तो विकर्ण का मतलब जैसे इस कोने से लेकर इस कोने के बीच की जो ये लंबाई होती है ना, इसी लंबाई को दरअसल विकर्ण कहते हैं। या फिर आप एक ऐसा एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर कोई कमरा है घनाभ के आकार का, तो उसमें जितना अधिक से बड़ा बाँस रख सकते हैं, तो वही उस बाँस की जो लंबाई होगी वही उसका घनाभ का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई। तो घन घनाभ में दोनों सेम होता है। अब अगर हम बात करें जैसे बेलन, शंकु, अर्धगोला और मान लीजिए छिन्नक की भी बात कर लेते हैं और गोला की भी बात कर लेते हैं। तो अभी गोलों को साइड में रखते हैं। देखिए बेलन, शंकु और अर्धगोला की बात करें या फिर छिन्नक की भी बात कर लें, तो इसमें देखिए एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इसमें होता है आयतन। इसमें 3 चीज़ें निकाली जाती हैं। तो देखिए अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये कि इस जैसे बेलन को अगर आप किसी रंग में डुबा के निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ तक ये भीग जाएगा या जितनी जगह तक कलर हो जाएगा वो पूरा हिस्सा इसका कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर इसको हम डुबा के निकालेंगे तो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा भी डूब जाएगा, मतलब रंगित हो जाएगा, ये इधर वाला भी, और ये जो साइड वाला जो इधर साइड का हिस्सा है ये भी पूरा क्या हो जाएगा, रंगित हो जाएगा। तो इसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह अगर शंकु की बात करें तो इसको भी डुबाएंगे तो आपका ये पूरा नीचे का हिस्सा और ये जो ये साइड का हिस्सा जो होता है ये पूरा रंगित हो जाएगा। उसी तरह अर्धगोला की बात करें तो अगर इसको डुबाएंगे तो ये पूरा हिस्सा आपका रंगित होगा और ये जो साइड का हिस्सा ये भी पूरा रंगित हो जाएगा। तो ये पूरा हिस्सा आपका कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह शंकु की बात करें, छिन्नक की बात करें, तो अगर इसको भी डुबाएंगे तो ये पूरा हिस्सा ये आपका भीग जाएगा और ये जो साइड का हिस्सा है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी भीग जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था। वक्र का मतलब होता है घुमाव या मुड़ाव। तो इसमें देखिए बेलन में, शंकु में, अर्धगोला, छिन्नक में इसमें जो घुमाव वाला हिस्सा होता है वही दरअसल इसका वक्र पृष्ठीय होता है। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, ये जो घुमाव वाला यानी ये वाला जो हिस्सा, जैसे सपोज दैट जो पेन है, ये पेन एक प्रकार का बेलन की तरह है। तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला है, ये ऊपर और नीचे का छोड़ दीजिए, ये वाला साइड का जो हिस्सा होता है
यही हिस्सा पूरा इसका दरअसल वक्र पृष्ठी कहलाएगा, वक्र पृष्ठी। तो ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठी। उसी तरह शंकु में भी ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, ये वाला वक्र पृष्ठी। इसमें ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हिस्सा, ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसमें भी ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, तो ये जो हिस्सा होगा यानी बाल्टी का जो ये साइड का होगा, ये वाला हिस्सा, ये आपका कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठी। अगर बात करें आयतन की, तो इसमें अगर आप पानी भरते हैं तो जितनी जगह तक पानी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो गोला होता है ना, गोला में सिर्फ दो चीज़ें इसमें निकाली जाती है, एक इसका आयतन होता है और दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, ये ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ अगर हम आपको और भी कुछ बातें बताएं, तो अगर सवाल में जैसे क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल दिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर सवाल में सेंटीमीटर में रहेगा तो उस क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप। और अगर सवाल में मीटर में दिया है तो उसका हो जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर उसका मात्रक होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए सवाल में आपसे आयतन निकालने के लिए बात कर रहा है, तो आयतन अगर सेंटीमीटर में सवाल में दिया है तो उसका आयतन हो जाएगा, आयतन का मात्रक हो जाएगा घन सेंटीमीटर या घन मीटर, ठीक है। या फिर सीधा सीधा इसको सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो या फिर मीटर क्यूब बोल सकते हो। देखिए अगर कुछ सवालों में जैसे ये कह देगा कि मतलब इस बर्तन की धारिता बताइए या इस बर्तन की क्षमता बताइए, तो ध्यान देना जब इस तरह के शब्द कभी बोले जाएंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा आप उस बर्तन का आयतन बताएं, आपको आयतन बताना है। जैसे मान लीजिए कोई बेलन है, बेलन का आपको ऊंचाई दिया और उसका त्रिज्या वगैरह दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी क्षमता क्या है या फिर इसकी धारिता क्या है, तो सीधा सीधा इसमें ये जानना चाहता है कि अगर इसमें पानी भरेंगे तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये आपसे जानना चाहता है। साथ ही साथ हम लोग कुछ और बातों पर अगर चर्चा करें, तो जैसे सवाल में जैसे कह रहा है क्षमता बताइए, नहीं लीटर में बताइए, तो जब आप आयतन निकालेंगे तो वो आएगा मीटर क्यूब में। तो अगर आपको लीटर में ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1/1000 लीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब का मतलब ये कि अगर कोई भी चीज़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो उस बर्तन में 1000 लीटर पानी आएगा। और अगर बात करें कोई बर्तन है, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर कोई बर्तन है जिसकी लंबाई लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और अगर उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें 1/1000 लीटर पानी आएगा। यानी सीधा सीधा आप उसमें बोल सकते हैं कि 1 मिलीलीटर उसमें पानी आएगा। तो उम्मीद करूँगा आज हमने बात किया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका सारा हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर करने का प्रयास किया। देखिए जब आपका बेसिक क्लियर होता है और मजबूत होता है, तब हम जब एक्सरसाइज को पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक को नहीं जानते हैं और सीधा एक्सरसाइज में कूद पड़ते हैं, तो वहाँ पे फिर वो बोरिंग लगता है, फिर ऐसा फिर लगता है कि ये चैप्टर बकवास है। रियल में मैं आपको बताऊँ, कोई भी चैप्टर बकवास नहीं होता है, सारे चैप्टर अपने अच्छे होते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसका बेसिक कितना जानते हैं। जितना आप उसका बेसिक जानते हैं उतना अच्छा आपको मज़ा मिलेगा उसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो चलिए उम्मीद करूँगा ये बातें आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब इसका जो एक्सरसाइज वाले सवाल जो हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करूँगा आप उसको भी जाके विजिट करके देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।